So this lecture is really very important from examination point of view. So they are nocturnal. Nocturnal मतलब ये आपके रात में निकलते हैं. रात्रिचर, ओमनीवोर. उन पजल के सारे टुकड़ों को जब आप जोड़ देंगे, 2000 के 2000 टुकड़ों को जब आप जोड़ देंगे तो आपको एक बहुत बड़ी इमेज दिखाई दे जाएगी. तो ये है आपके क्या? ये है आपके स्पिरेकल्स, जिनसे ऑक्सीजन आपके कॉकरोच के हर एक टिश्यू तक जा रही है. जैसे आपका हेड में भी कोई ना कोई पार्ट है गैंग्लिया का, आपका थोरेक्स में भी है, आपका एब्डोमेन में भी है. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड. माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे से प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर. आज हम लोग आफ्टर एनिमल टिश्यू एंड फ्रॉग डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं कॉकरोच की, यानी तिलचट्टा भाई साहब की हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले जस्ट लाइक फ्रॉग हम लोग कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे. एंड देन आफ्टर हम लोग इसकी एनाटॉमी की चर्चा करेंगे, यानी एक कॉकरोच के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स पाए जाते हैं हम हर उस एक एक सिस्टम को पकड़ पकड़ के उसकी नंबर वाइज स्टडी स्टार्ट करेंगे. एंड देन आफ्टर हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की एज वेल एज डेवलपमेंटल फेजेस की भी चर्चा कर रहे होंगे. So this lecture is really very important from examination point of view. कॉकरोच जो है इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आज जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इनको आप अच्छे तरीके से सीखें, अच्छे तरीके से समझें और दिमाग में याद भी रखें. आपके लिए कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी कर दिए जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. बट रेगुलर रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप कोशिश करिए कि आप लोग रेगुलरली कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ रिवाइज भी करते रहे. जस्ट लाइक आवर प्रीवियस लेक्चर, बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पर हैंड रिटन माइंड मैप मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आया हूं, जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार हो जाएगी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेरी इजीली. यहां पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है किसका? कॉकरोच का. तो अगर कॉकरोच की आप बात करें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और क्लास इंसेक्टा का मेंबर है. अब आप एनिमल किंगडम की स्टडी से जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो है इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइलम. दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा और दुनिया की सबसे बड़ी क्लास है क्लास इंसेक्टा. तो ये दोनों से ही बिलोंग करता है, यानी अल्टीमेटली ये एक ऐसे ग्रुप में है जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट ग्रुप हैं, यानी सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स दुनिया में जिस प्रकार के पाए जाते हैं वो इंसेक्ट ही पाए जाते हैं. उसी ग्रुप का मेंबर है आपका कॉकरोच. यहां पर अगर आप देखें तो बॉडी के बाहर काइटिन का एक्सोस्केलेटल आपको देखने को मिलता है. एक्सो मतलब बाहर की साइड, यानी कि काइटिन का एक कवर है जो कॉकरोच की पूरी बॉडी को ढक करके रखता है. और अगर काइटिन का एक्सोस्केलेटल है तो जाहिर सी बात है कि ये स्किन से रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रॉग की स्किन जो थी एक गिलगिली थी, यानी मॉइस्ट थी, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता था? स्किन से ही एयर को आपका एक्सचेंज कर सकता था. लेकिन यहां पर ऊपर एक कवर है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन है. जैसे यहां पर हमारे पास केराटिन का एक्सोस्केलेटन है, इसी प्रकार से काइटिन का एक्सोस्केलेटन है कॉकरोच के पास, तो ये स्किन से रेस्पायर नहीं कर सकता. अगर आप कॉकरोच की बॉडी की बात करें तो कॉकरोच की बॉडी जो है इसमें आपके 3 सेगमेंट होते हैं. पहला आपका हेड, बीच में आपका थोरेक्स और तीसरा सबसे एंड में आपका एब्डोमेन. तो ये जो बॉडी है कॉकरोच की ये सेगमेंटेड बॉडी कहलाती है. यहां पर आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलती है. बाहर से कॉकरोच को जब आप देखेंगे तो आपको ये सेगमेंट्स दिखाई दे जाएंगे. हेड अलग दिखाई दे जाएगा, थोरेक्स अलग दिखाई दे जाएगा एंड एब्डोमेन अलग दिखाई दे जाएगा. तो जनरल बातें अगर मैं बताऊं कॉकरोच के बारे में तो सबसे कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे होते हो हमारी बुक्स के अंदर, दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कि ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है. और इसी कलर के कॉकरोच हमने यूजुअली देखे भी हैं. लेकिन कॉकरोच की डाइवर्सिटी भी बहुत ही ज्यादा है. अलग अलग प्रकार के कॉकरोच दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिलते हैं. तो कुछ ऐसे ट्रॉपिकल एरियाज हैं जहां पर येलो कलर के, रेडिश कलर के एज वेल एज ग्रीनिश कलर के कॉकरोच भी देखने को मिलते हैं. और इनका एवरेज साइज होता है 1/4 इंच टू 3 इंच, यानी 1/4 इंच या आप कह सकते हैं 0.25 इंच से लेकर के 3 इंच तक इनका साइज होता है. और अगर आप इसको कन्वर्ट करें नंबर को सेंटीमीटर में तो 0.6 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से भी छोटे बहुत माइन्यूट साइज इनका हो सकता है. और 7.6 सेंटीमीटर तक, जो नॉर्मल हम लोग स्केल यूज करते हैं वो 15 सेंटीमीटर का होता है, यानी उसका आधा इतना बड़ा भी आपका कॉकरोच देखने को मिल सकता है. अगर आप स्पेसिफिकली पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात करें और इसमें भी अडल्ट कॉकरोच की बात करें तो इसका साइज 34 से 53 सेंटीमीटर का हो सकता है. यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले जनरल कॉकरोच का साइज कितना है, 0.6 टू आपका 7.6 सेंटीमीटर. लेकिन कोई स्पेसिफिकली अगर पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के अडल्ट का साइज पूछ ले देन इट इज गोइंग टू बी 34 to 53 mm आपका यहां पर आ जाएगा.
आई करेक्ट दिस अप, तो क्या हो जाएगा आपका 3.4 टू 5.3 सेंटीमीटर। ये आपका साइज जो है ये किसमें आ जाएगा, आपका एमएम में आ जाएगा। सो दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब ये आपके रात में निकलते हैं, रात्रिचर, ओमनीवोर, यानी कि ये आपका हर्बीवोर भी होते हैं, कार्निवोर भी होते हैं, ये आपके हरे भरे मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं, एज वेल एज आपका डिकेइंग एनिमल मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं। और इनकी खास बात है कि ये आपके कैनिबल्स भी होते हैं, यानी एक कॉकरोच किसी दूसरे कॉकरोच को भी आहार बना सकता है, दूसरे कॉकरोच को भी खा सकता है। यानी कि ये आपके नॉक्टर्नल हैं, रात में बाहर निकलते हैं यूजुअली, एंड अल्टीमेटली दीज आर ओमनीवोर्स। ये कुछ भी खा सकते हैं, ये प्लांट मैटर भी खा सकते हैं, गला सड़ा मरा हुआ, एज वेल एज ये एनिमल मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कॉकरोच का, जो आपको यहां पर देखने को मिला। सो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि आपको यहां देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हेड। ये रीजन आपका हेड है। इसके नीचे ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज थोरेक्स। ये आपका थोरेक्स है, और थोरेक्स में भी आपको 3 सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। पहला आपका प्रोथोरेक्स जो कि सबसे बड़ा है, इसको प्रोनोटम भी कहते हैं। दूसरा आपका मीजोथोरेक्स, मीजो मतलब बीच में, और तीसरा आपका मेटाथोरेक्स यानी सबसे एंड में। तो 3 आपको सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, किसके, आपके थोरेक्स के। और फिर एब्डोमेन जिसमें यूजुअली 10 सेगमेंट होते हैं, जैसे यहां पर आपका 1 सेगमेंट हो गया, आपके 2 सेगमेंट हो गए, 3 सेगमेंट हो गए, 4 सेगमेंट हो गए, 5 सेगमेंट हो गए, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आपके टोटल 10 सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे एब्डोमेन में। तो अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो हेड जो है, इसमें अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो ज्यादा सेगमेंट थे, है ना, 6 सेगमेंट थे, और 6 सेगमेंट्स ने फ्यूज करके एक बड़ा सेगमेंट बना लिया, जिसको आज के दिन में हम लोग हेड कहते हैं, राइट। तो एक ही सेगमेंट होता है हेड में, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ज्यादा सेगमेंट होते हैं, है ना। थोरेक्स में आपके 3 सेगमेंट हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, और एब्डोमेन में आपके 10 सेगमेंट हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ज्यादा सेगमेंट होते हैं। अगर आप थोरेक्स की बात करें तो यूजुअली आपके 3 ही सेगमेंट होते हैं। एब्डोमेन की अगर आप बात करें तो 11 सेगमेंट होते हैं। हेड की अगर आप बात करें तो 6 सेगमेंट होते हैं। तो जो 6 सेगमेंट्स हैं, इन्होंने फ्यूज होकर के एक ही सेगमेंट बना लिया बड़ा सा, जिसको हेड बोल दिया। जो आपके थोरेक्स थे, इसमें 3 ही सेगमेंट थे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अभी भी 3 ही सेगमेंट है। और आपका एब्डोमेन में पहले 11 सेगमेंट थे, तो 11 में से 2 सेगमेंट्स फ्यूज कर गए, तो टोटल आपके 10 सेगमेंट हो चुके हैं। तो आपसे कोई पूछे टोटल सेगमेंट आज के दिन में कितने हैं अडल्ट कॉकरोच में, आपका 1, 3, 4 और 10, 14 सेगमेंट है। तो टोटल आपके 14 सेगमेंट्स यहां पर हो जाएंगे, राइट। तो हेड की अगर आप बात करें तो ये 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के फ्यूजन से मिलकर बना है। एंड ये जो हेड है ये आपका ट्रायंगुलर है और आपका परपेंडिकुलर है टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। यानी अगर पूरा का पूरा कॉकरोच ऐसा है, सीधा है, तो आपका हेड जो है ये राइट एंगल पर आपको मिलेगा, 90 डिग्री पे मिलेगा। दिस इज माय लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस, एक खड़ी लाइन है, और मेरा जो हेड है वो इस डायरेक्शन में है, यानी इट इज मेकिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर ये कॉकरोच की पूरी बॉडी है, अगर ये कॉकरोच की पूरी बॉडी है, तो हेड जो है आपको नीचे की साइड झुका हुआ मिलेगा। तो बॉडी की एक्सिस है ये वाली, लेकिन हेड जो है ऐसा है, यानी 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है पूरी बॉडी की एक्सिस और हेड की एक्सिस के बीच, यानी इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पर देखिए पूरी बॉडी में आपको क्या क्या देखने को मिला। यहां पर सबसे पहले आपका हेड रीजन है, राइट। 6 आपके एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स थे जिनके फ्यूजन से हेड बना, और ये हेड जो है इसके साथ जुड़ी हुई है नेक, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रही। तो एक फ्लेक्सिबल सी नेक होती है, जिसकी वजह से हेड जो है पूरी की पूरी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। तो ये नेक जो है कनेक्ट करता है आपके हेड को किसके साथ, प्रोथोरेक्स के साथ। तो कोई पूछ ले कि नेक कहां पाई जाती है, आपके प्रोथोरेक्स और हेड के बीच में पाई जाती है, जो कि हेड को ओवरऑल मूवमेंट प्रदान करती है, राइट। तो आपका ग्रेट मोबिलिटी पाई जाती है किसमें, हेड में, ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। और ये नेक जो है ये आपका प्रोथोरेक्स के साथ कनेक्ट करती है हेड को। ये जो प्रोथोरेक्स है, इस प्रोथोरेक्स और इस हेड के बीच में आपकी नेक पाई जा रही है, राइट। सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स। इसके बाद अगर आप देखें तो हेड में आपको चीजें क्या क्या देखने को मिलती हैं। यहां आपको देखने को मिलेंगी कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स आईज है। यहां पर बहुत सारी छोटी यूनिट्स ने मिल करके इस आई को बनाया है। तो कंपाउंड आई में काफी सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ओमेटिडिया। और एक कंपाउंड आई में, एक आंख में ऐसे 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक आंख में 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। तो बेसिकली कॉकरोच कुछ भी देखता है अगर, तो उसकी 2000 छोटी छोटी इमेजेस बनाता है, और वो इमेजेस जुड़ करके एक बड़ी इमेज तैयार करते हैं। यानी आप ये मान लीजिए कि आपने अपने टीवी को, आपने अपने मोबाइल स्क्रीन को बहुत छोटे छोटे 2000 टुकड़ों में तोड़ दिया है। एक
टुकड़े में आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, फिर एक और छोटा सा पार्ट, एक और छोटा सा पार्ट, इन 2000 टुकड़ों को जोड़ने पर एक कंप्लीट इमेज बनती है। ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट्स हैं किसी ने छिड़के हुए हैं, मोज़ेक इमेज आपको यहां पर देखने को मिलती है, छिड़की हुई सी इमेज आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर जो कंपाउंड आई है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विजन। तो ये सेंसरी हुई, क्योंकि देखना भी एक सेंस है, तो ये आपका सेंसरी आंख है, ये आपका देखने में मदद करती है कॉकरोच को। तो ये डॉर्सली पाई जाती है, यानी अगर मैं कॉकरोच हूं तो डॉर्सली यानी ऊपर की साइड आंखें जो हैं ये आपकी लगी हुई होंगी, डॉर्सल साइड में लगी हुई होंगी। इन आंखों में 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको ओमेटिडिया कहा जाता है, और ये मोज़ेक इमेज बनाते हैं। अब जो कॉकरोच है इसको बहुत साफ इमेज नहीं चाहिए, इसको चाहिए कि सेंसिटिविटी बहुत हाई हो, मुझे पता लग जाए कौन सी चीज कहां पर है, मुझे धुंधला धुंधला दिखेगा तो भी इट्स फाइन। तो इसको बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन इसको सेंसिटिविटी पूरी पूरी चाहिए। तो पूछा जाता है कि कॉकरोच में इमेज कैसी बनती है, तो यहां पर बनती है हाईली सेंसिटिव एंड लो रेजोल्यूशन वाली इमेज, जिसको मोज़ेक इमेज कहा जाता है। एक पजल के 2000 टुकड़ों की तरह आपकी एक इमेज बनती है। उन पजल के सारे टुकड़ों को जब आप जोड़ देंगे, 2000 के 2000 टुकड़ों को जब आप जोड़ देंगे, तो आपको एक बहुत बड़ी इमेज दिखाई दे जाएगी। उसको हम कॉकरोच द्वारा बनाई गई मोज़ेक इमेज कहते हैं। तो कंपाउंड आईज जो है ये डॉर्सली प्रेजेंट है एंड दे आर सेंसरी इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये इमेज बनाती हैं, तो ये सेंसिटिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन आंखों के सामने से निकल रहे हैं आपके क्या, एंटीना। तो ये एंटीना जो है ये भी आपके सेंसरी है, फिलीफॉर्म यानी आपके फिलामेंटस एंटीना है, जो कि अगेन सेंसरी है, राइट। ये एनवायरमेंट को मॉनिटर करते हैं कि कोई टच अगर हो रही है चीज, है ना, फूड आसपास कहां प्रेजेंट है, ये सारी की सारी चीजें आपके सेंसरी एंटीना जो है बेसिकली सेंस कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो सेंसरी स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड आई इज ऑल्सो अ सेंसरी स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर आप बात करें थॉरेक्स की, हेड के बाद अगर आप थॉरेक्स की बात करें, तो थॉरेक्स में कितने सेगमेंट हैं? 3 सेगमेंट है। थॉरेक्स में आपके कितने सेगमेंट है? 3 सेगमेंट है। पहला जो आपका थोरेसिक सेगमेंट है इसको कहा गया प्रोनोटम यानी प्रोथोरेक्स, बीच वाला जो है इसको कहा गया मीजोथोरेक्स, और आपका सबसे एंड वाला जो है इसको कहा गया मेटाथोरेक्स, राइट। इसको क्या कह दिया गया? मेटाथोरेक्स। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इन तीनों थोरेसिक आपके चैम्बर से क्या निकलते हैं? पैर निकलते हैं। यानी आपके जो इंसेक्ट है इनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, टोटल 6 पैर होते हैं, तो 3 निकलेंगे आपके इस साइड से, प्रोथोरेक्स से, मीजोथोरेक्स से, मेटाथोरेक्स से, और 3 निकलेंगे इस साइड से, प्रोथोरेक्स से, मीजोथोरेक्स से एंड मेटाथोरेक्स से। टोटल 6 पैर हो गए? बिल्कुल हो गए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका प्रोथोरेक्स से और मीजोथोरेक्स से आपको विंग्स भी निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये आपकी प्रोथोरेसिक विंग जो निकली इसको हम लोगों ने क्या कहा? टेगमिना कहा। इसको आपका इलाइट्रा भी कहा जाता है, और ये आपकी ओपैक या लेदरी होती है, यानी कि ये उड़ने में काम नहीं आती, ये प्रोटेक्शन में काम आती है। ये जो पीछे वाली विंग्स हैं ये उड़ने में काम आएंगी, ये आपकी कैसी होंगी? मेम्ब्रेनस होंगी, पतली पतली सी आपकी यहां पर विंग्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जब ये विंग रेस्ट कर रही होगी तो इसके ऊपर हम एक लेदर का कवर लगा देंगे, जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन की बैक को बचाने के लिए लेदर का कवर लगा देते हैं। इसी प्रकार से जब आपकी ये हल्की वाली विंग रेस्ट करेगी तो इसके ऊपर हम लेदर के ओपैक कवर को ढक देंगे, जैसा यहां पर ढका हुआ है। तो यहां पर आपको ये नीचे वाला कवर जो डार्क ब्लू कलर का ही दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर आपको अलग कलर से कवर दिखाई दे रहा है, राइट। सो दिस इज द फोर विंग जो कि आपका कवर करती है हाइंड विंग को, एंड दिस इज द हाइंड विंग जो कि आपका ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है, और ये उड़ने में काम आती है। तो ये नीचे वाली विंग जो है ये उड़ने में काम आती है, और ऊपर वाली विंग जो है ये प्रोटेक्शन में काम आती है। दोनों की दोनों आपकी थोरेक्स से ही अराइज हो रही हैं। एक पेयर ऑफ विंग अराइज हो रही है आपकी प्रोथोरेक्स से, और दूसरी अराइज हो रही है आपकी मीजोथोरेक्स से। तो 2 पेयर ऑफ विंग्स है हमारे पास और 3 पेयर ऑफ लेग्स है हमारे पास। ये चीज हमको देखने को मिली, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद है हमारे पास एब्डोमेन, जिसमें 10 सेगमेंट होते हैं। और इसके बाद एक और खास चीज है हमारे पास विच इज कॉल्ड एज एनल सरकाई, यानी एनस के आसपास, बॉडी के एंड के आसपास सरकाई प्रेजेंट है। सरकाई क्या होता है? सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, वो वाली सरकाई है ये। और जब सरकाते हैं खटिया तो आवाज आती है ना, ऑब्वियसली अगर खटिया को सरकाओगे तो आवाज आएगी। तो दैट्स व्हाई इट इज अ सेंसिटिव स्ट्रक्चर टू व्हाट? सेंसिटिव टू साउंड, है ना। सरकाई लो खटिया तो साउंड आएगा ना, तो ऑब्वियसली ये साउंड के लिए सेंसिटिव है। हमेशा याद रखिए एनल सरकाई इज ऑल्सो अ सेंसिटिव स्ट्रक्चर विच इज सेंसिटिव टू साउंड, और ये दोनों में पाई जाएगी, मेल में भी और फीमेल में भी।
तो दुनिया के हर कॉकरोच में एनल सरकाई मिलती है, लेकिन एक स्पेशल स्ट्रक्चर आता है दोस्त, विच इज कॉल्ड एज एनल स्टाइल, और स्टाइल मारने का हक सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच को है। तो एनल स्टाइल जो है सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में मिलेगी, फीमेल में नहीं, और एनल सरकाई दोनों प्रकार के कॉकरोचेस में मिलेगी, राइट। सो एक डिफरेंशिएटर है एनल स्टाइल, मेल और फीमेल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एनल स्टाइल जो है सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाएगा, फीमेल में नहीं। और मेल में एक और डिफरेंट चीज है कि मेल की विंग्स जो है ये ज्यादा डेवलप्ड होती हैं। वैसे तो कॉकरोच को आपने उड़ते हुए बहुत मुश्किल से ही देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर उड़ता हुआ आपने किसी कॉकरोच को देखा है थोड़ी बहुत उड़ान भरते हुए, तो वो यूजुअली मेल कॉकरोच होता है, क्योंकि इनकी जो विंग्स हैं ये एब्डोमेन से भी नीचे तक आपकी एक्सटेंड हो रही होती हैं, ये लंबी विंग्स होती हैं, राइट। तो इन मेल्स विंग एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की टिप से भी आगे तक आपकी कौन पहुंची हुई होती है, आपकी विंग्स पहुंची हुई होती हैं। तो अल्टीमेटली थोड़ी सी बड़ी विंग्स होती हैं मेल के केस में। तो दो हमें यहां पर डिफरेंसेस देखने को मिल गए मेल और फीमेल में। मेल में क्या हुआ, एनल स्टाइल पाई जाएगी और विंग्स जो है बड़ी होंगी, एब्डोमेन से भी बाहर तक आपकी विंग्स पहुंच रही होंगी, एब्डोमेन से भी नीचे तक आपकी विंग्स पहुंच रही होंगी। एंड फीमेल में एनल स्टाइल्स एब्सेंट होंगी और विंग्स भी कंपैरेटिवली छोटी होंगी। यहां पर देखिए, अब आपका एक्सोस्केलेटल जो है ये किसका बना हुआ था कॉकरोच में, सर काइटिन का बना हुआ था, काइटिन की प्लेट्स का बना हुआ था। इन काइटिन की प्लेट्स को स्क्लेराइड्स कहते हैं, राइट। इन काइटिन की प्लेट्स को स्क्लेराइड कहते हैं। तो ऐसी प्लेट्स जो कि आपका कॉकरोच के डॉर्सल साइड में पाई जाएंगी। डॉर्सल साइड में भी तो आपके सेगमेंट है ना। अब आपका एब्डोमेन जो है कॉकरोच का, इसमें 10 सेगमेंट है, तो पीछे की साइड भी कुछ प्लेट्स होंगी और आगे की साइड भी कुछ प्लेट्स होंगी। तो पीछे की साइड जो प्लेट्स हैं, डॉर्सल साइड में जो कुछ प्लेट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है टर्गाइट या टर्गा। और आगे की साइड वेंट्रल साइड में जो आपकी प्लेट्स हैं, इनको कहा जाता है स्टर्नाइट या स्टर्ना। तो मैंने पर्सनली ऐसे याद किया था, क्योंकि मेरा नाम है विपिन शर्मा, तो मैंने ऐसे याद किया था कि वेंट्रल साइड में आपका स्टर्ना पाया जाता है, वी फॉर विपिन, एस फॉर शर्मा। तो यहां पर वेंट्रल स्टर्ना होती है, तो बची हुई डॉर्सल ये टर्गा हो गई। तो कंफ्यूजन अपना खत्म हो गया था। आप जैसे भी याद करना चाहो आप याद कर सकते हो। तो ये जो प्लेट्स हैं, समझ लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। सो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल थिन आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जिसको आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। भाई दो आपकी यहां पर प्लेट है, एक इतनी बड़ी सी प्लेट है, एक इतनी बड़ी सी प्लेट है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। अगर मेरी बॉडी के ऊपर आप एक ही फट्टा लगा दो, एक प्रोटेक्टिव प्लेट लगा दो, तो क्या मैं मुड़ पाऊंगा? अगर मेरी बॉडी पे आप एक लकड़ी का फट्टा बांध दो तो क्या मैं मुड़ पाऊंगा? नहीं मुड़ पाऊंगा। लेकिन छोटे 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 अगर आप सेगमेंट्स में कोई छोटे छोटे फट्टे लगा रहे हो तो उनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। जैसे आयरन मैन का सूट है, पूरा लोहे का बना हुआ है, तो क्या आयरन मैन फ्लेक्सिबल नहीं है? बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि उसने अलग अलग जगह पर जॉइंट्स लगा रखे हैं। उसने ह्यूमन बॉडी जैसा डिजाइन कर रखा है अपने सूट को कि उसका पैर भी मुड़ पाए, उसका हाथ भी मुड़ पाए, हाथ खुल भी पाए। इनफैक्ट एक एक लिंब तक जो है आपका, एक एक डिजिट तक जो है वो भी आपके प्रॉपर्ली खुल रहे होते हैं और बंद हो रहे होते हैं। उसने इतनी प्यार से अपनी बॉडी को डिजाइन किया है, आयरन मैन के सूट को इतने प्यार से डिजाइन किया है, राइट। सेम यहां पर है कि आपकी हार्ड प्लेट्स हैं स्टर्नाइट और टर्गाइट, लेकिन इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है कि आपके मुड़ तुड़ पाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह पाए। तो आपको नाम याद करने हैं, डॉर्सल है आपके टर्गा और वेंट्रल है आपके स्टर्ना, ठीक है। अब देखिए आपका जो हेड है इसमें माउथ भी होगा, तो माउथ के अंदर माउथ पार्ट भी होंगे जो किस टाइप के होंगे, बीसी टाइप के होंगे, यानी बाइटिंग एंड चिविंग टाइप। इसी चीज को बाइट करना यानी काटना और च्यू करना यानी चबाना, इस प्रकार के आपके माउथ पार्ट होंगे। तो यूजुअली ये माउथ पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, लेब्रम जिसको प्यार से अपर लिप बोला गया, लेबियम जिसको प्यार से लोअर लिप बोला गया, हाइपोफेरिंक्स जिसको प्यार से टंग बोला गया, मैंडिबल, इसमें है बल, क्योंकि यह है मैंडिबल, इसमें बल है तो ये चीजों को काटेगा, तो इसमें ग्राइंडिंग पार्ट है और इंसीजन पार्ट है। चीजों को ग्राइंड करना यानी चीजों को तोड़ना, उसके टुकड़े करना, और इंसीजन करना मतलब फाड़ना। तो तोड़ने और फाड़ने वाला काम कौन करेगा? आपका यहां पर आपका मैंडिबल कर रहा होगा, क्योंकि इसमें बल है, इसमें ताकत है, इसमें शक्ति है। और यहां पर नीचे की साइड अगर आप देखें तो आपको मैक्सिला भी देखने को मिलेगा, राइट। अगर आप यहां पर देखें तो इस लेबियम में यानी लोअर लिप पे आपका कुछ फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, कुछ फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और ये जो आपका मैक्सिला है इस पे भी फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये आपके फिलामेंटस से स्ट्रक्चर जिन पे छोटे छोटे बाल से लगे हुए हैं, ये आपके क्या है? इन्हें पाल्प कहा जाता है। पाल्प यानी सेंसरी स्ट्रक्चर। तो जो भी फूड
आपका माउथ के अंदर आ रहा है एक कॉकरोच के, उसको सेंस करने का काम, उस फूड को पकड़ने का काम, उस फूड को एंगल्फ करने का काम कौन करते हैं? आपके ये लेबियम के पाल्प यानी लेबियल पाल्प और आपके ये मैक्सिला के पाल्प यानी मैक्सिलरी पाल्प। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि आउट ऑफ ऑल द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच कौन से ऐसे दो माउथ पार्ट हैं जो सेंसिटिव हैं, तो वही दो सेंसिटिव होंगे जिनमें आपको पाल्प देखने को मिले थे। यानी मैक्सिला के अंदर थे मैक्सियल पाल्प और आपका या मैक्सिलरी पाल्प, और आपका यहां पर लेबियम के अंदर थे लेबियल पाल्प, राइट। तो ये जो लोअर लिप है इसमें भी पाल्प है और यहां पर भी मैक्सिला में मैक्सिलरी पाल्प है। तो ये फूड को कैप्चर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों आपके सेंसरी स्ट्रक्चर है, करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी वो ये पढ़ी मेरे भाई कि आपका मैंडिबल जो है इसमें बल है, तो फूड की ग्राइंडिंग के लिए और इंसीजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। हाइपोफेरिंक्स जो है ये आपका सिंगल पाया जाएगा, यानी कि ये आपका क्या है, टंग का काम करेगा। लेब्रम जो है ये आपका अपर लिप का काम करेगा, सिंगल पाया जाएगा। और आपका लेबियम जो है लोअर लिप का काम करेगा, ये सिंगल पाया जाएगा। भाई हमारे अंदर भी देखें तो एक ऊपर वाला होठ है, एक नीचे वाला होठ है, एक टंग है। लेकिन अगर आप यहां पे मैंडिबल को देखें और मैक्सिला को देखें तो ये दो दो पाए जाएंगे। दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। और आपका मैक्सिला जो है इस पे मैक्सिलरी पाल्प है और आपका लेबियम जो है इस पे लेबियल पाल्प है। तो ये दोनों के दोनों सेंसरी हैं, फूड को एंगल्फ करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो पूछा जाता है कि माउथ पार्ट किस टाइप के हैं? बीसी टाइप के, यानी बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के। और कौन कौन पेयर्ड है, कौन कौन सी चीजें आपको पेयर्ड देखने को मिली? अपर लिप एक होगा, लोअर लिप एक होगा, टंग एक होगी। तो मैंडिबल और मैक्सिला आपको दो दो देखने को मिले। और इनमें से सेंसरी कौन कौन सा है? आपका यहां पर मैक्सिला पे पाल्प थे और लोअर लिप पे पाल्प थे, ये आपके सेंसरी हैं। रेस्पिरेशन की अगर आप बात करें तो रेस्पिरेशन कैसा होगा? रेस्पिरेशन की अगर आप बात करें तो कॉकरोच जो है इसकी बॉडी में कुछ छेद होते हैं ऑन लिटरल साइड्स। अगर मैं कॉकरोच हूं तो मेरी लिटरल बॉडी पे यहां साइड में कुछ छोटे छोटे छेद है ना। उन छोटे छोटे छेदों को हम क्या कहते हैं? स्पिरेकल कहते हैं। और वो जो स्पिरेकल है ये गार्डेड होते हैं विद सम वॉल्व या स्फिंक्टर। यानी यहां पर ये छोटा सा छेद है जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया? यहां पर इसको हमने स्पिरेकल कह दिया। और इसके साइड में क्या लगा हुआ है? एक वॉल लगी हुई है या स्फिंक्टर लगा हुआ है। यह स्फिंक्टर जब खुलता है, जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जब कॉकरोच को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तभी यह स्फिंक्टर खुलेगा। जैसे भाई जब मैं सांस लेना चाहता हूं तभी तो मैं सांस लेता हूं। तो अल्टीमेटली नाक जो है ये सांस को अलाउ करते हैं व्हेन वी वांटेड ऑक्सीजन। सिमिलरली जब कॉकरोच की बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होगी तो स्फिंक्टर्स खुल जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपका स्पिरेकल से हवा एंटर कर जाएगी। और ये जो स्पिरेकल है ये जुड़े होते हैं किससे? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिन्हें ट्रेकिया कहा जाता है। और ये ट्रेकिया फिर काफी ब्रांचेस में फट जाता है और पतले पतले ट्रैक्यूल्स बना लेता है कि हाँ भाई कॉकरोच के हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक ये ऑक्सीजन पहुंचा पाए, वहां तक ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर पाए। तो कॉकरोच की पूरी बॉडी में इस प्रकार के काफी सारे स्पिरेकल्स हैं और ये ट्रेकिया और ट्रैक्यूल से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर स्पिरेकल से अंदर आएगी, फिर ट्रैकिया में जाएगी, फिर ट्रैक्यूल्स में जाएगी और डिफ्यूज होकर के अलग अलग टिश्यूज में पहुंच जाएगी। ऑक्सीजन डिफ्यूजन से अलग अलग टिश्यूज में पहुंच जाएगी। तो ये है आपके क्या? ये है आपके स्पिरेकल्स जिनसे ऑक्सीजन आपके कॉकरोच के हर एक टिश्यू तक जा रही है। अब पर्सनली ऑक्सीजन को आप हर एक टिश्यू तक भेज रहे हो तो आपको ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां पर कॉकरोच के ब्लड के अंदर आपको हीमोग्लोबिन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगा और हर एक टिश्यू तक पहुंचाएगा, हर एक सेल तक पहुंचाएगा। यहां पे ये काम जो है ये तो ब्रांच्ड ट्रैक्यूल्स ही कर दे रहे हैं। तो यहां पर अलग से कोई हीमोग्लोबिन पिगमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको भी हमने तीन पार्ट में बांट दिया, दैट इज फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट मतलब जहां से गट की शुरुआत हो रही है, मिडगट यानी बीच वाला गट, और हाइंडगट मतलब सबसे एंड वाला पार्ट जो आपका एनस के आसपास है। इन तीन पार्ट्स में हमने क्या किया? आपके कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल को बांट दिया। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो माउथ जो है उससे खाना अंदर आएगा। माउथ में आपके माउथ पार्ट्स थे जो कि बाइटिंग और चिविंग टाइप थे। उसके बाद आपका ये जो माउथ है ये खुल जाएगा किसमें भैया? आपका फेरिंग्स में। आपका फेरिंग्स में माउथ जो है ये आपका फेरिंग्स में खुल जाएगा। तो शॉर्ट सी ट्यूब है आपकी फेरिंग्स। उसके बाद अगर आप देखें तो इस फेरिंग्स के बाद आपकी एक और छोटी सी ट्यूब है जो कि है ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं। तो ये पतली सी आपकी फूड पाइप है। उसके बाद इस पतले से पार्ट के बाद एक बहुत मोटा सा पार्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप। ये मोटा सा पार्ट जो है ये फूड स्टोरेज का काम करता है, सैक लाइक होता है, स्टोरेज इसका काम होता है। जैसे हमारे अंदर हमारा पेट होता है वैसे कॉकरोच के अंदर क्रॉप होता है, राइट। ये जो पार्ट्स हैं
ये आपके यूजुअली आप कह सकते हैं कि फोरगट के पार्ट है, जैसे कि आपका माउथ हो गया, फिर आपका फेरिंग्स हो गया, फिर आपका इसोफेगस हो गया, फिर आपका क्रॉप हो गया, एंड देन यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, गिजार्ड, क्रॉप के बाद गिजार्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह गिजार्ड जो है इसको प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है, और जी फॉर गिजार्ड का मकसद होता है जी फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। आपका मेनली जो मैंडिबल है ये फूड को तोड़ देता है, लेकिन फिर भी कुछ फूड पार्टिकल्स का साइज और क्रश किया जाना चाहिए, तो ये कहां से क्रश होता है, ये आपका गिजार्ड में क्रश होता है। तो गिजार्ड जो है इसके अंदर कुछ काइटिन के बहुत पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको टीथ कहा जाता है, और ऐसे 6 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो गिजार्ड है इसमें 6 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि टीथ लाइक हैं, और ये क्या करेंगे, ये आपका फूड को और बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर देंगे। तो 6 आप कह सकते हैं कि काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि आपके फूड को क्रश करते हैं। और उन टीथ के बाहर एक लेयर है जो कि आपकी मस्कुलर लेयर होती है, जो कि आपकी बहुत मोटी लेयर है, जो चीजों को पिचकाने का काम करती है। भाई अगर एक बहुत ही टफ पाइप है, उसके अंदर से आप चीजों को निकाल रहे हैं, एक बहुत ही टफ पाइप है यानी मोटा सा पाइप है, उसके अंदर से आप चीजों को निकाल रहे हैं, तो पाइप जो है वो भी तो आपका मटेरियल को क्रश करेगा, दबाएगा, और उसके अंदर आपके दांत भी लगे हुए हैं जो चीजों को काटने में हेल्प करेगा। यानी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि गिजार्ड एक मशीन है, एक पाइप है जिससे खाना आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये पाइप जो है ये तो जोर लगा ही रहा है खाने को पिचकाने के लिए, खाने को बेसिकली ग्राइंड करने के लिए, और अंदर आपके 6 काइटिन के टीथ भी लगे हुए हैं, ये आपके घूमते रहते हैं और चीजों को क्या करते रहते हैं, खच 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 करके काटते रहते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ गिजार्ड, और दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोवेंट्रिकुलस, फूड को ग्राइंड करना, राइट। यहां तक आपका पूरा का पूरा जो काम है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं फोरगट। यहां तक का पूरा जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज फोरगट। फिर आपका आता है मिडगट, फिर आपका आता है मिडगट, राइट, दिस इज योर मिडगट। तो फोरगट और मिडगट के बीच ये जो आपको 6 से 8 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, यहां पर हमने 8 बनाए हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोला हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका मतलब, हेपेटिक मतलब रिलेटेड टू लिवर। तो ये क्या करेंगे, हेपेटिक सीका जो है क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस बनाएगा। आपका लिवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को तोड़ने के लिए। सिमिलरली यहां पर जो हेपेटिक सीका है ये भी डाइजेस्टिव जूस बनाएगा और डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो कोई पूछ ले कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या पाया जाता है, हेपेटिक सीका पाया जाता है। और ये जो मिडगट है या मिजेंट्रॉन है इसके बाद पाया जाता है आपका हाइंड गट, जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, आपका इलियम, आपका कोलॉन, आपका रेक्टम, एंड फाइनली आपका एनस, जिसके थ्रू आपका डाइजेस्टिव फूड या जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बाहर निकल जाएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन होता है, दिस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग। तो माउथ जो है दिस इज एंटीरियर ओपनिंग, यहां से आपकी शुरुआत हुई एलिमेंट्री कैनाल की। दिस एनस इज द पोस्टीरियर ओपनिंग जहां से अनडाइजेस्टेड फूड, अनवांटेड मटेरियल्स बाहर निकल जाएंगे। तो दिस इज मिडगट। मिडगट के बाद आता है आपका हाइंड गट। तो कोई पूछ ले मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे क्या पाया गया, यहां पे 100 से 150 आपके बाल जैसे ट्यूब्स पाए जाते हैं। इन 100 से 150 बाल जैसे ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, माल्फीजन ट्यूब्यूल, जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो आपका कॉकरोच का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो आपका माल्फीजन ट्यूब्यूल ही है, राइट। तो ये माल्फीजन ट्यूब्यूल पाए गए मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे। और फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या पाए गए, 6 से 8 हेपेटिक सीका पाए गए। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 थे हेपेटिक सीका और 100 से 150 थे येलो कलर के माल्फीजन ट्यूब्यूल्स, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ये आपको देखने को मिले। तो यहां से आपने फूड को एंटर कराया एंड यहां से आपने अनडाइजेस्टेड मटेरियल को क्या करा दिया, एग्जिट करा दिया। यहां पर आपको सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी रिजर्वायर देखने को मिल रहे हैं, राइट। दिस इज सलाइवरी रिजर्वायर जहां पे सलाइवा स्टोर होगा, एंड ये आपका सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेटरी पार्ट है जो सलाइवा बनाएगा। तो यहां पर ये जो पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है इसमें सलाइवा बनेगा और यहां इस पार्ट में आकर के स्टोर हो जाएगा, इस पार्ट में आकर के स्टोर हो जाएगा। और ये सलाइवा धीरे धीरे पोर होता रहता है आपके एलिमेंट्री कैनाल में, जिससे कि आपके फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो सके। तो क्रॉप जो है ये हमारे पेट की तरह बिहेव करता है, हेपेटिक सीका डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, माल्फीजन ट्यूब्यूल जो है ये आपका बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, राइट। दिस इज योर मिडगट, दिस इज योर हाइंड गट जो आपको देखने को मिला, एंड दिस इज योर फोरगट। तो मेन कुछ एक ही बातें हैं,
जैसे कि आपका क्रॉप जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड के स्टोरेज में हेल्प करेगा, यानी हमारे पेट जैसा काम करेगा। जो आपका यहाँ पर गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस है, इसमें 6 काइटिन के टीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो फूड को ग्राइंड करने का काम करेंगे। तो जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, इसको आपका प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है। एंड आपका फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे मिले हेपेटिक सिका, और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे मिले माल्फिजन ट्यूब्यूल, और फिर हाइंडगट जो है ये ओपन हो गया थ्रू एनस। और एनस किस साइड में ओपन होगा? डॉर्सल साइड में ओपन होगा। अगर हमारे एनस की भी आप बात करें तो वो पीछे की साइड है, यानी कि पीछे की साइड से आपकी ओपनिंग होती है एनस की, और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो वेंट्रल साइड में है, यानी आगे की साइड में है। तो यहां पर कॉकरोच में भी वेंट्रली जो ओपन वाले स्ट्रक्चर्स होंगे, ओपन होने वाले, दीज आर गोइंग टू बी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, यानी सेक्सुअल ओपनिंग्स जो होंगी, गोनोपोर्स जो होंगे वो आगे की साइड होंगे, एंड पीछे की साइड आपका यहां पर एनस जो है डॉर्सल एंड पे ओपन हो रहा होगा। यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। करेक्ट, दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। ओपन टाइप मतलब यहां पर कैपिलरीज का नेटवर्क देखने को नहीं मिलता। कुछ चुनिंदा ब्लड वेसल्स हैं और एक हार्ट है जो ब्लड को पंप करता रहता है, और ब्लड खुला खुला बहता रहता है, ओपनली बहता रहता है। एक एक टिश्यू तक स्पेसिफिकली हम लोग नहीं पहुंचा के आ रहे ब्लड को वाया ब्लड वेसल्स, खुला छोड़ दिया है, टिश्यू उस ब्लड में भीग चुके हैं। ओपनली ब्लड जो है खाली बॉडी कैविटीज में भाग रहा है, यानी साइनसेस में भाग रहा है, जिसको हम हेमोसील भी कहते हैं। तो हेमोसील क्या है? हेमोसील बॉडी की कैविटी है, आपके कॉकरोच की बॉडी की कैविटी है, जिसमें आपका ब्लड खुला दौड़ता रहता है। और ब्लड को क्या कह दिया? हेमोलिम्फ कह दिया, क्योंकि मेरे भाई यहां पर आपका हीमोग्लोबिन तो एब्सेंट है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट है तो ब्लड का कलर लाल नहीं होगा। हमारे ब्लड को रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है? हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट। अब यहाँ हीमोग्लोबिन पिगमेंट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो ट्रैक्यूल्स हैं ये आपके टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचा के आ रहे थे, तो हीमोग्लोबिन की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका सिर्फ प्लाज्मा यानी वाटर पाया जाता है, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, और हेमोसाइट के नाम पे यानी ब्लड सेल्स के नाम पे सिर्फ WBC पाए जाते हैं। यहां पर आपका हेमोग्लोबिन यानी लाल कलर के सेल्स नहीं होते। तो ये जो आपका कलरलेस हेमोलिम्फ है, ये आपका हेमोसील में यानी बॉडी की कैविटी में, साइनसिस में फ्रीली दौड़ता रहता है और सारे टिश्यूज को ब्लड में भिगा देता है। तो ये जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहां पर आपको देखने को मिला एक हार्ट जिसमें 13 चैम्बर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस हिसाब से 13 चैम्बर है। और इस बहुत बड़े से हार्ट को सपोर्ट करने के लिए आपके यहां पर क्या है? एलआरई मसल्स हैं, पेयर्ड एलआरई मसल्स। इसलिए मैं दोनों साइड बना रहा हूं क्योंकि पेयर में पाई जाती हैं। तो एलआरई मसल है, हर एक सेगमेंट में, एंड वाले चैम्बर में नहीं पाई जा रही। यानी अगर 13 चैम्बर्स है ओवरऑल, तो एलआरई मसल सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 12 चैम्बर्स में ही देखने को मिल रही हैं, 13वें चैम्बर में नहीं देखने को मिल रही। तो कोई पूछे एलआरई मसल्स कितनी है? 12 पेयर, 13वें सेगमेंट में नहीं है। और टोटल हार्ट कितने चैम्बर का है? आपका 13 चैम्बर का है, राइट। तो अगर आप देखें तो ये हार्ट जो है मिड डॉर्सली पाया जा रहा है, पीछे की साइड पाया जा रहा है। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो लोअर एनिमल्स होते हैं, उनमें हार्ट आगे की साइड नहीं मिलता। अगर हम हमारे हार्ट की बीट नापना चाहते हैं या हार्ट को महसूस करना चाहते हैं, धड़कनों को महसूस करना चाहते हैं, तो हम आगे हाथ लगाते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हट करके, सेंटर से हल्का सा लेफ्ट में, राइट। तो आपको पता लग जाता है कि आपका दिल यहां पर है, तो आप वेंट्रली इसको चेक करते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इनवर्टिब्रेट्स, लोअर एनिमल्स में अगर आप बात करें तो आप डॉर्सली चेक करते हो। हार्ट जो है आपका पीछे की साइड होता है, तो एक मिडल पोजीशन पे आपका हार्ट देखने को मिल रहा है, वो भी डॉर्सल साइड में, इसीलिए इसको कहा मिड डॉर्सल हार्ट। और थोरेक्स और एब्डोमेन में ये हार्ट जो है पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट है, इस हेड रीजन में नहीं है बस। तो आपका थोरेक्स और एब्डोमेन में आपका ये हार्ट पूरा पूरा देखने को मिल रहा है। ब्लड जो है ये कैसे फ्लो करता है? ब्लड कैसे फ्लो करेगा भाई? नीचे से ऊपर की साइड, यानी इस चैम्बर से यहां ब्लड गया, इस चैम्बर से यहां ब्लड गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, एंड धीरे धीरे करते करते यहां ब्लड पहुंचा और फिर पूरी बॉडी कैविटी में चला गया, दोबारा वापस आ गया, पूरी बॉडी कैविटी में चला गया, दोबारा वापस आ गया, फिर ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, एंड धीरे धीरे ऊपर पहुंचता जाएगा, एंड अल्टीमेटली फिर आपका फ्री स्पेसेस में आएगा, फिर नीचे चला जाएगा, फिर से ऊपर आएगा। यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अपवर्ड डायरेक्शन में आपका ब्लड जो है यहां पर फ्लो करता है। ये आपके ब्लड का ओवरऑल फ्लो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि लो लेवल का सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि यहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज सेड टू बी मोर इवॉल्व्ड, उसको ज्यादा बेटर माना जाता है, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि हर एक टिश्यू तक पर्सनली जो है कैपिलरी वो जाकर के क्या कर सकती है, उसके आसपास न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन रिलीज कर सकती है। यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
यहां पर सारे के सारे टिश्यूज भीग जाते हैं, सारे के सारे सेल्स भीग जाते हैं ब्लड में ही। यहां बहुत बढ़िया जो है आपकी पाइपलाइंस नहीं बिछी हुई है, इसीलिए इसको लो लेवल का सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। यह आर्थ्रोपोड्स का एक ड्रॉबैक माना जा सकता है। अब अगर आप बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन में मैंने आपको बताया था भाई आपका मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट थे मालफिजन ट्यूब्यूल, 100 से 150 आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पीले कलर के। ये जो मालफिजन ट्यूब्यूल है ये आपके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, राइट। तो मेनली जो है मालफिजन ट्यूब्यूल, इनके कुछ सेल्स हैं जिन पे सिलिया पाया जाएगा और कुछ आपके ग्लैंडुलर होंगे जो सिक्रीट करेंगे आपका क्या, बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहां पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, हमारे अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया। तो हम यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं। यहां अगर आप देखें कॉकरोच के अंदर, तो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ये होता है यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड यानी यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं। यूरिक एसिड के चारों अल्फाबेट यहां पर आ गए इनिशियली यूरिक के, तो ये यूरिकोटेलिक है। तो अलग अलग जो आपके वेस्ट होते हैं उनको आप तैयार कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो यूरिक एसिड में, और सिलिया से उन मॉलिक्यूल्स को आगे पास कर रहे हो। तो मालफिजन ट्यूब्यूल आपका यूरिक एसिड बनने में हेल्प करते हैं एज वेल एज उनको आगे पास करते हैं हाइंड गट की तरफ, जिससे वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एनस की तरफ जा पाए और आपका आगे जाकर के एक्सक्रीट हो पाए। इसके अलावा और भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं जैसे फैट बॉडीज, तो ये भी आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। नेफ्रोसाइट, नाम है नेफ्रोसाइट, यानी नेफ्रॉन से रिलेटेड है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है। एंड मेल में मशरूम ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें यूरिकोज ग्लैंड कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेल में पाए जाते हैं। तो मेल और फीमेल के 3 डिफरेंसेस हमको पता लगे। पहला, मेल की विंग्स बड़ी होती हैं। दूसरा, मेल स्टाइल मारता है, इसमें एनल स्टाइल प्रेजेंट होती हैं। और तीसरा, एक्सक्रीशन के लिए भी मेल में एक एडिशनल स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड या यूरिकोज ग्लैंड, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमारी हेल्प कर रहा होगा। तो ये हमको देखने को मिला, ये आपके एडिशनल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे। नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करें तो इट इज कंसिस्टेड ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कह लीजिए। न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं, है ना, उनका ग्रुप जो है, उनका झुंड जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके गुच्छे को हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। तो सेगमेंटली अरेंज मतलब हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ आपका देखने को मिल रहा है। जैसे आपका हेड में भी कोई ना कोई पार्ट है गैंग्लिया का, आपका थोरेक्स में भी है, आपका एब्डोमेन में भी है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है पूरी बॉडी में फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ कारोबार है। अब इनवर्टिब्रेट्स जो है ये हमसे थोड़ा उल्टा बिहेव करते हैं। जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये कहां पाई जाती है, पीछे की साइड पाई जाती है। तो हमारा जो नर्व कॉर्ड है ये आपका डॉर्सल है, डॉर्सल साइड में पाया जाता है। हॉलो है, खाली है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास करनी होती है हमको। स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए ही तो वर्टिब्रल कॉलम बनाया। तो स्पाइनल कॉर्ड को पास करना है तो सेंटर पे थोड़ी सी जगह होनी चाहिए ना, खाली होना चाहिए। जैसे एक पेन में आप रिफिल डालते हो, तो पेन जो है उसका खोखा अंदर से खाली है जिसमें आप रिफिल डाल सकते हो। तो सिमिलरली यहां पर जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है सेंटर पे खाली है, बीच में से खाली है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। तो आपका वेंट्रल है, यहां पर उल्टा हो जाएगा, हमारा डॉर्सल है तो यहां वेंट्रल है, हमारा अगर हॉलो है उसके बीच में जगह है तो यहां सॉलिड हो जाएगा। और हमारी एक ही रीढ़ की हड्डी है, सिंगल है आपका वर्टिब्रल कॉलम, यहां डबल हो जाएगा, क्योंकि पेयर्ड गैंग्लिया यहां पर देखने को मिलते हैं। तो हमारे अंदर क्या है भैया, हमारे अंदर आपका सिंगल है वर्टिब्रल कॉलम, यहां डबल है। हमारे अंदर हॉलो है, यहां सॉलिड है। हमारे अंदर डॉर्सल है, यहां वेंट्रल है। तो रीढ़ की हड्डी हमारे अंदर डॉर्सल, इनके अंदर वेंट्रल। हार्ट हमारे अंदर वेंट्रल, इनके पास डॉर्सल। अभी बताया था मिड डॉर्सली प्रेजेंट था हार्ट। तो चीजें इनवर्टिब्रेट्स में उल्टी पाई जाती हैं, राइट। तो ये आपको देखने को मिला। स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, आप देखोगे तो आपको 3 जो है गैंग्लियोनिक पेयर देखने को मिलते हैं थोरेक्स में, और 6 आपको देखने को मिलते हैं एब्डोमेन में, राइट। तो यहां पर ये पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला हुआ होता है, राइट। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये आपके सेगमेंटल गैंग्लिया हैं। यानी अगर थोरेक्स की आप बात करें तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स में आपका गैंग्लियोनिक पेयर पाया जा रहा है। तो 3 यहां मिले। फिर आपका एब्डोमेन में 1 2 3 4 5 6 यहां पर देखने को मिले। और अगर आप यहां पे हेड में बात करें तो यहां पर ईसोफेगस के पास पाया जाएगा सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। सुप्रा ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस के थोड़ा ऊपर फेरिंग्स की साइड आपको पाया जाएगा सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, राइट।
तो सुप्रा इसोफेजल गैंग्लिया ब्रेन की तरह बिहेव करता है क्योंकि हेड के सबसे पास है। तो कंपाउंड आईज को एज वेल एज एंटीना को कौन नर्व सप्लाई करता है? आपका सुप्रा इसोफेजल गैंग्लिया, जो यहां पर देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन, राइट। और ये आपकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गई, ये आपकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गई। तो यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं तो इनको पेयर्ड कनेक्टिव्स ही जो है फ्यूज करते हैं। यहां पर देखो दो दो आपकी लाइन है, तो पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स होंगे जो इनको क्या कर रहे होंगे? आपका जोड़ रहे होंगे। तो यहां पर मैंने दो लाइनों पे मार्किंग की है कि पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव होंगे। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो है इसोफेगस के पास, ये बेसिकली आई और एंटीना को नर्व सप्लाई करता है, यही ब्रेन की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ योर कॉकरोच। नाउ आपका डायमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं। अभी अभी हमने 3 डिफरेंसेस देखे आपके मेल और फीमेल में, उन तीनों डिफरेंसेस को दोबारा से देख लेते हैं। भाई मेल जो है इसमें स्टाइल प्रेजेंट है, एनल स्टाइल, बिल्कुल यहां फीमेल में एब्सेंट है। मेल जो है इसमें विंग्स जो है बहुत बड़े हैं, दे एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन से भी आपके आगे की साइड तक जा रहे होते हैं विंग्स, यानी बड़े विंग्स होते हैं, और स्मॉलर विंग्स होते हैं आपका फीमेल के अंदर। अगर आप तीसरी चीज देखें तो मेल के अंदर क्या था? आपके मशरूम ग्लैंड्स पाए जा रहे थे विच वर हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन, फीमेल में ये नहीं थे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप यहां बात करें फीमेल की, तो फीमेल में पीछे के जो 10 सेगमेंट हैं, डॉर्सल साइड के जो 10 सेगमेंट है, अगर मैं कॉकरोच हूं और मैं ऐसे बैठा हुआ हूं तो डॉर्सल जो सेगमेंट है इनको क्या बोल रहा था मैं? टर्गा या टर्गाइट। और वेंट्रल जो सेगमेंट है इनको मैं क्या बोल रहा था? स्टर्ना या स्टर्नाइट। तो यहां पर वेंट्रल जो है आपके, यहां पर ये जो वेंट्रल है स्टर्ना, ये 7th नंबर का स्टर्ना, 8th नंबर का स्टर्ना, 9th नंबर का स्टर्ना फ्यूज कर जाते हैं। 7th स्टर्नम जो है ये आपका बोट शेप होता है, नाव जैसा होता है 7th स्टर्ना, और ये 8th और 9th स्टर्ना के साथ फ्यूज हो जाता है एंड अल्टीमेटली बनाता है ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। यानी फीमेल के अंदर ये तो आपका 7th टर्गा, 8th टर्गा, 9th टर्गा, 10th टर्गा, ये तो नॉर्मल है, डॉर्सल साइड तो नॉर्मल है। आगे की साइड आपके सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे ना, तो आपका 7th जो स्टर्ना है ये बोट शेप होता है, और आपका 8th और 9th स्टर्ना के साथ फ्यूज करके क्या बना लेता है? जेनाइटल पाउच बना लेता है, या आपका ब्रूड पाउच बना लेता है। मेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेल में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। तो 3 डिफरेंसेस हमने देखे, मेल में स्टाइल प्रेजेंट, फीमेल में एब्सेंट। मेल में विंग्स बड़ी, फीमेल में छोटी। फीमेल में आपका 7th स्टर्ना जो है ये बोट शेप का होगा, और 8th और 9th स्टर्ना के साथ मिलकर ये क्या बनाएगा? जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच बनाएगा। मेल में ऐसा कोई पाउच प्रेजेंट नहीं होता। एंड उसके बाद हम लोगों ने मशरूम ग्लैंड देखा था। तो यहां पर एक सिंपल सी न्यूमोनिक याद रखिए कि मशरूम जो है ये क्या है? फंगस होता है, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, आपने पढ़ा होगा। तो मशरूम जो है बहुत जल्दी फैल जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है इसकी, खेती बहुत आसान होती है, तो मशरूम फैल जाता है, राइट। तो मशरूम का मतलब मशरूम ग्लैंड या यूरिकोज ग्लैंड पाए जाएंगे कहां पर? मेल के अंदर। दोनों एक ही चीज के नाम थे, मशरूम या यूरिकोज ग्लैंड, और ये फैल गया यानी यहां फैलिक ग्लैंड भी पाया जाएगा या फैलोमेयर भी पाए जाएंगे। फैलिक ग्लैंड या फेलोमेयर यहां पर पाए जाते हैं। लेफ्ट फेलोमेयर भी होगा, राइट फेलोमेयर भी होगा, वेंट्रल फेलोमेयर भी होगा, डिफरेंट साइज के, यानी ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो फेलोमेयर डिफरेंट साइज के हैं, तो इट इज एसिमेट्रिक इन नेचर। ये बात भी आपको समझनी है। तो मशरूम फैल गया, मशरूम मतलब मशरूम ग्लैंड, फैल का मतलब फैलिक ग्लैंड या फिर आपका फेलोमेयर। ये सिर्फ मेल में पाए जाएंगे, फीमेल में नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फीमेल जो है इसमें हमने एक शब्द याद किया, फीकल, है ना? फीकल थिक, फीकल थिक। तो फी फॉर फीमेल, फी फॉर फीमेल याद हो गया। तो फी फॉर फीमेल से वर्ड बनता है फीकल। तो यहां पर आ रहा है फीमेल के बाद कल, यानी इसमें कोलेटरल ग्लैंड्स पाए जाएंगे। कोलेटरल ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ फीमेल में, और थिक है ये कोलेटरल ग्लैंड्स, राइट। थिक का मतलब थीका, चाहे स्पर्मेथिका चाहे ऊथिका, यहीं पर पाए जा रहे हैं। सब स्पर्मेथिका फीमेल में कैसे? स्पर्मेथिका, थीका का मतलब एक बेसिकली आपका यहां पर एक जगह है जहां पर स्पर्म को स्टोर किया जाएगा। अगर मेल स्पर्म पहुंचा रहा है फीमेल की बॉडी तक, तो फीमेल में भी उन स्पर्म को स्टोर करने के लिए एक अलग से यहां पर इन्होंने कंपार्टमेंट बना दिया है, उसको स्पर्मेथिका बोला। और एग जो है इनको भी रखने के लिए एक अलग से कंपार्टमेंट बना दिया है, जिसको ऊथिका बोला। तो थीका जो है यहां पर वो आपका स्पर्म और ओवम को रखने की जगह को बोला जा रहा है, राइट। तो थीका यहां पर पाए जाते हैं। मेल अपने स्पर्म फीमेल तक पहुंचाएगा तो स्पर्म स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, और फीमेल अपने एग बना ही रही है तो उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। तो स्पर्मेथिका और ऊथिका दोनों कहां पाए जाएंगे? थिक वर्ड कहां आ रहा है? फीकॉल थिक, फीमेल में। दोनों जो है आपके फीमेल में ही पाए जाएंगे। ये आपके क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के कैरेक्टर्स हैं कि मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं।
मेल में कुछ चीजें अलग पाई गई, फीमेल में कुछ चीजें अलग पाई गई। जैसे मेल में क्या पाया गया, एंड में हमने क्या पढ़ा, मशरूम फैल जाता है, यानी मशरूम ग्लैंड पाया जाएगा, फैल मतलब फेलिक ग्लैंड पाया जाएगा, और फेलोमेयर पाए जाएंगे। और फीमेल में हमने पढ़ा फीकॉल थिक, फी यानी फीमेल, कॉल मतलब कोलेट्रल ग्लैंड, थिक का मतलब थीका, स्पर्मथिका और ऊथिका दोनों यहां पर पाए जाएंगे। तो देखो भाई मेल में क्या होता है, ये जो आपके मेल और फीमेल की बॉडी है ये अलग अलग है, यानी कॉकरोच डायोसिस होता है, यानी यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि अल्टीमेटली मेल की बॉडी अलग है, फीमेल की बॉडी अलग है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहां पर अगर आप देखें तो मेल की जो बॉडी है यहां पर आपको देखने को मिल रही है लॉब्यूलर टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है इसमें भी अलग अलग लॉब्यूल, अलग अलग कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो आपका लॉब्यूलर टेस्टिस है, ये आपके बॉडी के 4th सेगमेंट, 5th सेगमेंट और 6th सेगमेंट में पाई जाती है लॉब्यूलर टेस्टिस। और टेस्टिस में क्या मिलता है भैया, टेस्टिस में आपका स्पर्म बनता है। तो टेस्टिस में आपका स्पर्म बना, स्पर्म को कहां भेज दिया, स्पर्म को इस पर्टिकुलर ट्यूब से हमने भेज दिया यहां पर, राइट। ये पर्टिकुलर ट्यूब जो है जो टेस्टिस के साथ कनेक्टेड है, इसको हम लोगों ने क्या कहा, वास डेफरेंस कहा। तो जो आपका टेस्टिस है ये वास डेफरेंस के साथ कनेक्टेड है, और वास डेफरेंस आपका जाकर के कहां ओपन हो गया, आपका यहां पर सेमिनल वसाइकल में ओपन हो गया, सेमिनल वसाइकल में ओपन हो गया, सेमिनल वसाइकल में ओपन हो गया। तो सेमिनल वसाइकल क्या करता है, जो भी स्पर्म्स बन के आए हैं, आपका टेस्टिस से जो भी स्पर्म बन के आए हैं वास डेफरेंस के थ्रू, उन स्पर्म्स को थिक बना देगा, उनको चिपका देगा, एंड अल्टीमेटली स्पर्मेटोफोर नाम का स्ट्रक्चर बना देगा। स्पर्मेटोफोर मतलब स्पर्म्स का गुच्छा, है ना। स्पर्म्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक चिपका के एक गुच्छा सा बना दिया, इसको स्पर्मेटोफोर बोले हैं हम लोग। तो स्पर्मेटोफोर कहां बना, आपका सेमिनल वसाइकल में। तो आपका स्पर्म बने टेस्टिस में, उसके बाद आपके ट्रांसफर हो गए थ्रू वास डेफरेंस और पहुंच गए कहां पर, सेमिनल वसाइकल में। सेमिनल वसाइकल से फिर आपकी एक डक्ट निकलेगी जिसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसको कहेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो इजैक्यूलेशन करेगी, यानी यहां से स्पर्म बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलेंगे तो यहां पर एक छोटा सा छेद देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे मेल गोनोपोर, यानी उस छेद से आपके स्पर्म्स मेल कॉकरोच की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो एक सिंपल सा आपका फ्लो था, स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्टिस टू वास डिफरेंस टू सेमिनल वेसिकल टू इजैक्यूलेटरी डक्ट टू मेल गोनोपोर। ये आपका फ्लो है, 1 2 3 4 यहां पे लिखा हुआ है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें थी, सबसे पहली चीज जो थी सर उसको हम कहते हैं मशरूम ग्लैंड, है ना, मशरूम ग्लैंड। तो यहां देखो छोटी 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 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इन्हें कहा स्मॉल ट्यूब्यूल। और साइड में थोड़ी बड़ी 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 ट्यूब्स देखने को मिल रही है, इनको कहा लार्ज ट्यूब्यूल्स। ये तो स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लार्ज ट्यूब्यूल्स हैं, इनको मिला करके हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कहा, मशरूम ग्लैंड कह दिया। तो यहाँ पर स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं और यहाँ पर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या लार्ज ट्यूब्यूल्स है, इनको मिला करके हमने मशरूम ग्लैंड कह दिया। ये मशरूम ग्लैंड जो है मेरे भाई, ये आपका 6th to 7th सेगमेंट में पाया जाता है। तो टेस्टिस आपकी 4th, 5th और 6th सेगमेंट में, और 6th और 7th सेगमेंट में ही आपका मशरूम ग्लैंड पाया जाता है। पीछे की साइड अगर आप देखें तो आपका फेलिक ग्लैंड पाया जाता है, और ये जो है ये आपके फेलिक ग्लैंड की डक्ट है ना। तो ये पीछे से डायग्राम सही नहीं दिखा रखा एनसीईआरटी में, यहाँ फेलिक ग्लैंड की डक्ट है जो आगे की साइड खुलती है। तो आपका मशरूम फैल गया, तो मशरूम और फेलिक ग्लैंड हमने बनाया, बच गए हैं हमारे फेलोमेयर। तो यहां पर क्या है, यहां पर लेफ्ट फेलोमेयर है ना, यहां पे ये दिखा लेफ्ट में फेलोमेयर, फिर आपका राइट फेलोमेयर, वेंट्रल फेलोमेयर, अलग अलग से एसिमेट्रिक अलग अलग से स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। तो फेलोमेयर क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। देखो वेंट्रल फेलोमेयर अलग है ना, आपका राइट फेलोमेयर अलग है, ऐसा दिख रहा है मोटा सा। आपका लेफ्ट फेलोमेयर अलग है, यहां पर ऐसे दिखाई दे रहा है, एक ऐसा छोटा सा एक ऐसा लंबा सा। ये है आपका सूडोपेनिस। सर आपका स्पर्म तो यहां से बाहर निकलते हैं मेन गोनोपोर से, तो आपका सूडोपेनिस का क्या काम है, सूडोपेनिस जो है उसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसका नाम सूडोपेनिस है। इट इज नॉट द रियल पेनिस, यहां से स्पर्म बाहर नहीं निकलते, राइट। तो सूडोपेनिस जो है, बस जब मेल और फीमेल आसपास आते हैं फॉर कॉपुलेशन, तो सूडोपेनिस फीमेल से अटैचमेंट में हेल्प करता है, इसका स्पर्म ट्रांसपोर्ट में कोई काम नहीं है। और यहां पर एक नोकीला सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको कहा हमने टिटिलेटर। ये जो टिटिलेटर है क्या करता है, ये फीमेल के जेनाइटल पाउच को ओपन करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये हुक जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या कहा, टिटिलेटर कहा, राइट। तो ये जो फेलोमेयर्स हैं ये काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके मेल गोनोपोर को सराउंड करते हैं। दिस इज मेल गोनोपोर, जहां से स्पर्म निकलेंगे। यहीं पर आपके राइट फेलोमेयर हैं, लेफ्ट फेलोमेयर हैं, वेंट्रल फेलोमेयर हैं, काफी सारे स्ट्रक्चर आपके बने हुए हैं एसिमेट्रिक से। ये स्पोर को क्या करते हैं, घेर के रखते हैं। ये आपको देखने को मिला।
यानी कि आपका टेस्टिस जो है वो स्पर्म ट्रांसपोर्ट करेगा वास्ट डेफरेंस के थ्रू सेमिनल वेसाइकल में, और इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म बाहर निकल जाएंगे मेल गोनोपोर के थ्रू। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना रखा है इस डायग्राम को, पर जब आप हाथ से ड्रॉ करते हैं, जो कि बैच का लेक्चर है, जब आप देखेंगे, जब आप हाथ से एक एक चीज ड्रॉ करते हैं जैसा मैंने ड्रॉ कराई थी, इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि चीजों को हमने बनाया है बकायदा। तो अगर आप देखें मशरूम ग्लैंड को, तो इसमें स्मॉल ट्यूब्यूल्स भी होती हैं, लार्ज ट्यूब्यूल्स भी, तो एक फूल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मशरूम ग्लैंड का। ऊपर आपका फेलिक ग्लैंड है जिसकी डक्ट होगी फेलिक डक्ट, एंड यहाँ पर लेफ्ट राइट और वेंट्रल फेलोमेयर्स पाए जाएंगे। सूडोपेनिस का स्पर्म ट्रांसपोर्ट में कोई काम नहीं है, इसीलिए नाम है सूडोपेनिस। और टिटिलेटर का काम है आपका जेनाइटल पाउच को ओपन करना, फीमेल के जेनाइटल पाउच को खोलना, जिससे कि मेल गोनोपोर के थ्रू वहां पर स्पर्म्स पहुंचाए जा सके। तो ये हमको समझ में आया। अब अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में ये जो टेस्टिस हैं, इससे बड़ी आपकी ओवरी रहती है, क्योंकि टेस्टिस पाई जा रही थी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में, यहां पाई जाती है ओवरीज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेगमेंट में, तो इनका साइज बड़ा है। तो ये ओवरी जो है छोटे छोटे आपके ओवेरियोल से मिलकर बनी है। तो 8 ओवेरियोल्स मिलकर, अलग अलग कंपार्टमेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो 8 ओवेरियोल्स मिलकर के एक ओवरी बनाते हैं। यहां पर एक ओवरी बनाते हैं। इस ओवरी में क्या होगा, एग बनेंगे, और वो एग बन करके आ जाएंगे इन डक्ट से नीचे की साइड। इन डक्ट को हम लोगों ने क्या कहा, ओवरी से जो डक्ट निकल रही है उसको कहा ओविडक्ट। तो इस लेफ्ट ओवरी से भी आपकी ओविडक्ट निकली, राइट ओवरी से भी आपकी ओविडक्ट निकली। जब ये मिल जाती है तो इनको कहा जाता है कॉमन ओविडक्ट, या इसी को वजाइना भी कह देते हैं, इसी को वजाइना भी कह देते हैं। और इसके जस्ट नीचे की साइड आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला जेनाइटल चैम्बर। ये जेनाइटल पाउच नहीं है, जेनाइटल पाउच नहीं है, जेनाइटल चैम्बर है। जेनाइटल पाउच में जब आप वेस्टिबुलम ऐड कर देते हैं तो बनता है आपका जेनाइटल पाउच। तो जेनाइटल चैम्बर प्लस वेस्टिबुलम इज कॉल्ड एज जेनाइटल पाउच। क्या क्या ओपन होता है यहां पर देखिए इस जेनाइटल चैम्बर के अंदर, ये आपका पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोले, स्पर्मेथिका। तो फिकॉल थिक, ये आपकी ट्रिक थी। तो फीमेल में क्या होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड एज वेल एज योर थिक, यानी स्पर्मेथिका और ऊथिका। तो ये स्पर्मेथिका है, इनमें स्पर्म स्टोर हो जाते हैं और बाद में रिलीज कर दिए जाते हैं इस फीमेल चैम्बर के अंदर। यहां पर और देखने को मिल रहे हैं कोलेटरल ग्लैंड, ये ब्रांच्ड आपके कोलेटरल ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं यहां पर, जो कि सिर्फ फीमेल में पाए जाते हैं। ये भी कहां ओपन हो रहे हैं, ये भी इसी जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो रहे हैं। एज वेल एज यहां पर आपका ऊथिका जो है वो भी यहीं पर पाया जाएगा, यहां पर आपके एग भी पाए जाएंगे, राइट। और यहां पर आपका एग जो है ये स्पर्म के साथ फ्यूज कर सकता है इन दिस जेनाइटल पाउच। तो कोलेटरल ग्लैंड भी यहीं पर है ब्रांच्ड, और आपका यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, जेनाइटल चैम्बर देखने को मिल रहा है, जहां पे स्पर्मेथिका, ऊथिका और कोलेटरल ग्लैंड तीनों ओपन हो सकते हैं। तो यहीं पर आपकी क्या हो जाएगी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो जाएगी, राइट। तो ऊथिका जो है, एग्स का गुच्छा जो है, ये आपका डार्क रेडिश कलर का या ब्राउन कलर का हो सकता है। इसका जो साइज है ये 3/8 इंच टू 8 mm हो सकता है, राइट। और यहां पर इसको प्रॉपर जगह पर डाला जाता है और इसमें 14 से 16 एग होते हैं। तो एक जो आपका ऊथिका है, एग्स का गुच्छा है, उसमें 14 से 16 एग्स होते हैं, और अपनी पूरी लाइफ टाइम में फीमेल जो है ऐसे 9 से 10 आपके ऊथिका बना सकती है। यानी टोटल अगर आप एवरेज माने तो 150 एग्स के आसपास फीमेल रिलीज कर सकती है, और उनके साथ स्पर्म्स जो है फ्यूज कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट यहां पर कैसी है, पौरोमेटाबोलस। पौरोमेटाबोलस मतलब यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, यहां पर कोई लार्वा देखने को नहीं मिला। पौरोमेटाबोलस मतलब यहां पर निम्फल स्टेज पाई जाएंगी। निम्फल स्टेज अलग होती है, लार्वा अलग होता है। निम्फल स्टेज मतलब वो सिमिलर होते हैं टू द अडल्ट, लेकिन धीरे धीरे उनमें एक एक फीचर आता रहता है विद टाइम। तो निम्फल स्टेज जो है दे आर वेरी सिमिलर टू अडल्ट, लेकिन 13 बार यहां पर मोल्टिंग होती है, यानी इनका बाहर का कवर जो है वो आपका झड़ता रहता है, नया कवर आता रहता है। तो अगर आप देखें तो पहले एक निम्फल स्टेज थी, फर्स्ट निम्फल स्टेज, उसमें मोल्टिंग हुई, सेकंड निम्फल स्टेज मोल्टिंग हुई, थर्ड निम्फल स्टेज मोल्टिंग हुई, फोर्थ निम्फल स्टेज, फिफ्थ निम्फल स्टेज, सिक्स्थ निम्फल स्टेज, सेवेंथ निम्फल स्टेज एंड सो ऑन, ऐसे 13 बार मोल्टिंग हुई। तो बहुत सारे निम्फ देखने को मिले। तो अडल्ट बनने से पहले एक जो निम्फ था और उससे पहले एक जो निम्फ था, यानी सेकंड लास्ट जो निम्फ था, इसमें विंग पैड देखने को मिलते हैं, और अडल्ट में फिर विंग्स आ जाती हैं। तो पहली बार विंग पैड कहां देखने को मिले, सेकंड लास्ट निम्फ में। अडल्ट बनने से पहले जो निम्फ था, उससे पहले जो निम्फ था, सेकंड लास्ट, इसमें पहली बार विंग पैड देखने को मिले। अडल्ट कॉकरोच में आपके फाइनली विंग्स आ गए, और अदरवाइज जो सारे के सारे निम्फ थे ये अडल्ट से सिमिलर थे, बस इन पे विंग नहीं थी।
एक ही डिफरेंस है कि इनमें विंग नहीं थी, इनका साइज धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। सेकंड लास्ट जो निम्फ था इसमें विंग पैड आए, फिर आपकी एक और निम्फ आई और फिर आपका अडल्ट बन गया जिसमें विंग्स प्रॉपर्ली डेवलप हो गई थी। तो आपका सेकंड लास्ट निम्फ जो था इसमें विंग पैड होते हैं और सिर्फ अडल्ट में ही प्रॉपर विंग्स आ गए थे। तो टोटल 13 आपको मोल्टिंग्स यहां पर देखने को मिली। अगर आप देखें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, तो कॉकरोच हमारे किसी काम तो आता है नहीं, बल्कि ये बीमारी और कॉज करता है। अलग अलग एड्स में आपने देखा होगा प्रिंसिपल साहब घर पे आ जाते हैं कि हाँ भैया तुम्हारा बच्चा इसीलिए बीमार होता है क्योंकि तुम्हारे घर में छुपे हुए कॉकरोच हैं जो रात को आकर के तुम्हारे खाने की प्लेट्स पे बैठ जाते हैं और अपना स्मेली एक्सक्रीटा वहां पर छोड़ देते हैं और अलग अलग बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस को आपके फूड पे छोड़ जाते हैं। आप उस फूड को खाते हो, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बीमार हो जाते हो और बच्चा स्कूल नहीं आता तो हमको कहते हो कि आपके स्कूल में जो है दिक्कत है, पर एक्चुअल जो बहरूपिया है जो कि बीमारी कॉज कर रहा है वो आपके किचन में ही देखने को मिल रहा है। यानी ये डैम्प इलाकों पर पाए जाते हैं, गीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर गला सड़ा मैटर हो। तो ये बेसिकली सेप्रोफिटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ये है आपका कॉकरोच जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपके सेगमेंट में देखने को मिलती है ओवरी और इसी सिक्स्थ सेगमेंट में आगे की साइड आपको देखने को मिलते हैं क्या, स्पर्मेथिका। तो ये सेगमेंट भी याद रखने हैं। नर्वस सिस्टम टू बी ऑनेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सवाल आता है कि अगर कॉकरोच का सर काट दो तो भी कई दिन तक वो जिंदा रह सकता है क्योंकि इसका नर्वस स्टिमुलस जो है वो खत्म नहीं हुआ है। इसका नर्वस सिस्टम पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ है तो कुछ टाइम जिंदा रह सकता है। उसके अलावा अगर आप देखो एक्सक्रीशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ नाम पूछा जा सकता है कि एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, वो आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। देन हमारे पास दिस डायमॉर्फिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर ये वाला पार्ट कि जेनाइटल पाउच और ब्रूड पाउच कहां बनता है, कौन से सेगमेंट की फ्यूजन से बनता है। एंड ये जो मशरूम फैल गया एज वेल एज फिकॉल थिक, ये जो ट्रिक मैंने बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम उतना जरूरी नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी हम लोगों ने इतना आसान तरीके से, इतना क्रिस्प तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है कि ये बहुत इजी हो जाते हैं फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, राइट। और अगर आपने बैच के लेक्चर देखे हैं तो वाह वाह है, उसके बाद तो कोई और चीज आपको चाहिए ही नहीं। दिस वॉज a rapid revision lecture for all of you and I hope you have understood all the important points and I hope आपको ये बहुत ज्यादा fruitful और मजेदार लगा होगा। If yes तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि इस पूरे के पूरे कॉकरोच की तारारारा हो चुकी है या नहीं। If yes तो कमेंट जरूर करिएगा और मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में जहां पर हम एक और रॉबस्ट रिवीजन सेशन ले रहे होंगे और अगले चैप्टर के डिस्कशन कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।